तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों खुद चौकन्ने रह गए कि इतने बड़े घोटाले को उनने कैसे जन्म दे दिया। आदिवासी जमीन घोटाला में संजय पाठक कहाँ लिप्त हैं? संजय पाठक जी या भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का कोई भी प्रवक्ता हो, मेरे साथ आए, मेरे से बात करे, कागजों में बात करे तो मैं बताऊंगा उनको। आपको डर नहीं लगता? मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, पर मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। आपके नेता राहुल गांधी दलितों के हित की बात करते हैं, ओबीसी के हित की बात करते हैं, लेकिन कहीं सवर्णों के हित की बात नहीं करते वो। ये जो आपका प्रश्न है ये पूरी तरीके से गोदी मीडिया का प्रश्न है। पहले मैं आपको बता दूं, किसने कहा कि मैं आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ। 80 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री आवास कौन दे रहा है? इतने लोग भारत में गरीब हैं आज भी, इसका जिम्मेदार कौन है? देश में मनरेगा योजना किसने लाई? काम का अधिकार किसने दिया? भोजन का अधिकार किसने दिया? कि आप हर जगह दलित 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 करें आप। चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त हैं युवा कांग्रेस के कटनी के जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा जी। आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। धन्यवाद शिवम जी। पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं जो आप लोगों ने इतना अच्छा सेटअप और इतना अच्छा सिस्टम बना के रखा है। दिव्यांशु जी के बारे में बताऊं तो एक समाज सेवी भी हैं और कांग्रेस का चेहरा हैं, जो बीजेपी के भ्रष्टाचार कटनी ज़िले में जो चल रहे हैं, सहारा घोटाला हो, आदिवासियों की ज़मीन का घोटाला हो, उसमें लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा के जो घोटाले हैं उनको लगातार उजागर कर रहे हैं, या कहें संजय पाठक जी के घोटाले उजागर कर रहे हैं। दिव्यांशु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि संजय पाठक जी से आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी क्या? संजय पाठक जी से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी न कभी थी, न कभी है, न कभी आगे होगी। संजय पाठक जी के लिए मैं कभी कुछ बुरा भी नहीं कहता। संजय पाठक जी के लिए मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, सच कहता हूँ। अगर सच बुरा लग जाता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और मूलतः अगर मैं विपक्ष में हूँ, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, तो मेरी ये जवाबदारी बनती है कि विपक्ष के नाते होने के नाते मैं भ्रष्टाचार और ऐसे जितने भी घोटाले हो रहे हैं उनको उजागर करूँ और उनकी खुलकर लड़ाई लड़ूँ जो मैं लड़ता हूँ। सहारा घोटाले का पूरा मामला क्या था, थोड़ा हमें विस्तार से बताएंगे? भोपाल में आयकर टीम के छापे पड़े। आयकर टीम के छापों में पता चला कि माननीय विधायक संजय पाठक जी ने भोपाल, जबलपुर और कटनी में 310 एकड़ ज़मीन न्यूनतम दर में खरीद ली। अब ये खरीद ली न्यूनतम दर में, तो आप कहेंगे कि वो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, हर कोई बिजनेसमैन अपना फ़ायदा चाहता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बिजनेसमैन हैं, पर उनके प्रति वो जनता के जनप्रतिनिधि भी हैं। उनको जनता ने चुन के अपनी रक्षा करने के लिए भेजा है। ये जो 310 एकड़ ज़मीन है, ये 310 एकड़ ज़मीन किसकी ज़मीन है वो अपन बात करते हैं उस पर। ये 310 एकड़ ज़मीन सहारा के निवेशकों की ज़मीन है, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, छोटा छोटे अमाउंट का पैसा जोड़कर सहारा में निवेश किया था। बिल्कुल, सहारा में उन्होंने निवेश किया था और संजय पाठक जी ने न्यूनतम दर में उसको खरीद लिया। अगर वह ज़मीन ऑक्शन होकर बिकती तो 90 करोड़ रुपए में इनने लगभग 1-1.5 करोड़ की ज़मीन खरीद ली। तो वो जो 1000 करोड़ रुपए आता और सेबी सहारा के जॉइंट अकाउंट में आता, जो कि 2016 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि जो भी सेल होगी वो सेबी और सहारा के जॉइंट अकाउंट में पैसा जमा होगा और परमिशन लेने के बाद होगी। इन नियमों को दरकिनार करके, सहारा के अधिकारियों से गठजोड़ करके और सत्ता का दुरुपयोग करके अपने विधायक और पूर्व मंत्री होने का और प्रदेश के एक पैसे वाले विधायक होने का उन्होंने दुरुपयोग किया और सहारा की 310 एकड़ ज़मीन औने पौने दाम में खरीद ली। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि उनने अपने राजनीतिक प्रभुत्व का दुरुपयोग किया। बिल्कुल, 100%। आदिवासी जमीन घोटाले में मध्य प्रदेश चर्चा का विषय बन गया है। आप उस घोटाले को उजागर करने के लिए प्रमुख भूमिका में, क्या था वो आदिवासी घोटाला? जैसा मैंने आपको बताया कि सहारा जमीन घोटाला था, उसकी शिकायत आशुतोष मनु दीक्षित जी मेरे बड़े भाई ने करी और ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच चल रही है। बहुत जल्दी उस पर एफआईआर भी हो जाएगी। उसी प्रकार इनका एक बहुत बड़ा घोटाला और है आदिवासी जमीन घोटाला। अब आदिवासी जमीन घोटाले की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों खुद चौकन्ने रह गए कि इतने बड़े घोटाले को उन्होंने कैसे जन्म दे दिया। 4 आदिवासी कर्मचारी जो इनके बंगले में रहते हैं, उनके नाम से इनने लगभग 1135 एकड़ ज़मीन खरीदी, जिसके कागज खसरे सहित मेरे पास उपलब्ध हैं।
1135 एकड़ जमीन आदिवासियों के नाम से खरीदी, और उसमें भी सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वह 4 आदिवासी में से 3 आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे हैं। चौथा आदिवासी साथी 2022 तक गरीबी रेखा में था, और आज भी यह लोग गरीबी रेखा से मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लाइन में लग के राशन ले रहे हैं, और इनके बैंक खातों में 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए और कई 100 करोड़ों के लेन देन हो चुके हैं इनके बैंक खाते से। तो ये क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? ईडी क्यों बनाई गई थी? ईओडब्ल्यू का क्यों गठन किया गया था? अगर आज ईडी कहती है कि हम निष्पक्ष हैं, तो ईडी के पास प्रमाण सहित मैंने ये मामला दिया है। 3 जून को मैंने ईडी के समक्ष शिकायत करी है। आदिवासी आयोग, जो आदिवासियों को संरक्षित, बैगा साथियों को संरक्षित करने के लिए जो आयोग बना गया है, उस आयोग में मैंने शिकायत करी है विधिवत। आयोग ने संज्ञान में लेके एक पत्र भी जारी कर दिया है। तो ये कोई आरोप नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूं, तथ्य और प्रमाण के साथ तर्क दे रहा हूं पूरे में, मेरे पास पूरे कागज हैं। संजय पाठक जी या भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का कोई भी प्रवक्ता हो, मेरे साथ आए, मेरे से बात करे, कागजों में बात करे, तो मैं बताऊंगा उनको। मैंने माननीय संजय पाठक जी के ऊपर एफआईआर करने को लेकर भी कटनी में माननीय एसपी महोदय को दिया, और आपके पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से आज बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर पुलिस एफआईआर नहीं करेगी तो मैं कोर्ट जाकर उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराऊंगा, धोखाधड़ी 420 की एफआईआर दर्ज कराऊंगा। आदिवासी जमीन घोटाला में संजय पाठक कहाँ लिप्त हैं? आपको कब पता चला कि ये लिप्त हैं, और कैसे लिप्त हैं ये आपको कब पता चला? देखिए, संजय पाठक जी आदिवासियों की जमीन आज नहीं कोई की, 1 साल 2 साल में उन्होंने ये लफड़ा किया है। पिछले 10, 15, 20, 25 सालों से ये लगातार ये करते आ रहे हैं। हमारे संज्ञान में जब ये मामला आया तो हमने कागज इकट्ठा करना चालू किए। कागज इकट्ठा करना चालू किए तो हमको पता चला कि इतना बड़ा घोटाला है। फिर मैंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी हों, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हों, और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस घोटाले की जानकारी दी। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने वहां पर जाकर चौपाल लगाई। हजारों की संख्या में आदिवासी बैगा समाज के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बताया कि कैसे दलालों ने और कैसे संजय पाठक जी के गुर्गों ने हमसे जमीनें हथिया ली, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपए एकड़ में। अब उसके बाद इन लोगों ने वहां पर बॉक्साइट खनन की स्वीकृति करा ली। इसमें भी एक बहुत बड़ा मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करना चाहता हूं। लगभग 50 एकड़ जमीन में इन लोगों ने बॉक्साइट खनन की स्वीकृति करी यश लॉजिस्टिक्स के नाम से, जिसमें कुल आधा एकड़ जमीन इनके नाम से है, बाकी सब आदिवासियों के नाम से है, जिनसे इनने सहमति पत्र ले लिया, ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली, पेशा एक्ट का उल्लंघन किया। तो अपने पद का, अपने सत्ता का कितना दुरुपयोग किया जा सकता है, इनको सब कुछ कांग्रेस ने दिया। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान, पद सब कुछ कांग्रेस ने दिया। पर इन्होंने कांग्रेस के साथ क्या किया? आप कटनी में आकर पूछिए कि जो इनके साथी थे पिछले 10-10, 20-20 साल से, आदरणीय बाबूजी के जमाने के साथ के जो लोग थे, सत्येंद्र पाठक जी एक बहुत अच्छे नेता, हाँ, एक बहुत अच्छे नेता थे, और मुझे भी वो व्यक्तिगत अपने बच्चे की तरह से चाहते थे। मेरे परिवार के ऊपर भी उनका आशीर्वाद था, स्नेह था, और वो एक बहुत अच्छे नेता थे। आदरणीय निर्मला पाठक जी जब महापौर बनी तो मैं एनएसयूआई का महामंत्री बना। आदरणीय निर्मला पाठक जी के दौर में राजनीति, हम लोगों ने छात्र राजनीति चालू करी। पर संजय पाठक जी एक व्यापारी हैं, और व्यापारी होना बुरी बात नहीं है, भ्रष्टाचारी व्यापारी है, मैं आपसे बोल रहा हूं, जिनके घोटाले लगातार खुल के सामने आ रहे हैं। माननीय सत्येंद्र पाठक जी ने कटनी में सुधार न्यास की एक योजना बनाई, जिसमें आम लोगों को कम दरों पे जमीन मिल सके। उस पूरी जमीन को हड़प के उनने एक साइना हिल्स नाम से बना दिया, जिसकी हाई कोर्ट में माननीय हमारे पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष महोदय उनने जनहित याचिका लगाई है, उसकी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय जांच कर रहे हैं। तो आप देखिए कि लगातार भ्रष्टाचार का एक मॉडल, एक नेक्सस तैयार करा है संजय पाठक जी ने कटनी में। दिव्यांशु भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में पहला घोटाला तो है नहीं, पटवारी घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, डंपर घोटाला हुआ, आपको भी पता है उनकी जांच ही चलती रही। यदि मान लीजिए, मैं तो अभी इसको घोटाला इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने अभी इसकी जानकारी ज़्यादा इकट्ठी नहीं की, यदि मान लीजिए सिद्ध हो जाता है घोटाला, तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिल पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है इस देश की। कानून ने हमको अधिकार दिया है लड़ने का, और कुछ लड़ाइयाँ इसलिए भी लड़ी जाती हैं कि जमाना देख सके कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ
इस अन्याय के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ। कटनी में आप देखिए अराजकता फैला के रखी इन लोगों ने। इनकी अराजकता से किसी पत्रकार इनके खिलाफ कुछ छापता है, उसका अपहरण करके ले जाते हैं। केस चल रहा है इनके ऊपर अभी उसका भी। तो ये जो अराजकता फैला के रखी है संजय पाठक जी ने, नए निवेश नहीं आने दे रहे कटनी, बेरोजगारी इनके कारण बढ़ती जा रही है, एक मोनोपोली बनाकर रखी है हर व्यापार में। आपको आश्चर्य होगा ये जान के, सबसे महंगी रेत प्रदेश में कहाँ है? कटनी में। सबसे महंगी रेत कटनी में बिकती है। हर धंधे में एक नेक्सस बना के, एक मोनोपोली बना के इनने रखा है। पूरी आबादी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जो इनका विरोध करता है उसके ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज करा देते हैं। कटनी में जंगल राज बनाने वाले व्यक्ति हैं कटनी को संजय पाठक जी। तो अगर ऐसे व्यक्ति का हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारी राजनीति में रहने का कोई मतलब नहीं है, विपक्ष में रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, पर मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। संजय पाठक जी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझसे क्यों संपर्क करेंगे और मैं क्यों उनसे बात करूंगा? मुझे जो करना है वो करना ही करना है, उसमें संपर्क ना करना। आप लगातार उनके खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं, तो आपसे बात करने की कोशिश की हो उन्होंने? नहीं, अभी तक उन्होंने मुझसे बात करनी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अब करें, वो बड़े लोग हैं। पर मैं अपनी लड़ाई लगातार जारी रखूंगा और इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाऊंगा। आपको डर नहीं लगता मरने से? नहीं, मैं राजनीतिक जीवन में होने के साथ साथ ये मेरा कर्तव्य है। और मौत का ऐसा है कि जब कल आनी हो आज आ जाएगी, आज आनी हो, जब तक ईश्वर की मर्ज़ी नहीं होती कभी किसी की मौत नहीं आती। जितने दिन का जीवन है, ईमानदारी से जनता के लिए संघर्ष करो और पूरी दृढ़ता के साथ कोई भी लड़ाई लड़ो। आज मैंने अगर इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया है तो मेरे साथी, मेरी टीम, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राजनीतिक जीवन में जनता। मुझे मेरी जनता पर विश्वास है। मुझे कटनी एक परिवार की तरह है मेरे लिए। मुझे लोग उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही सम्मान है, बड़े बुजुर्गों का मेरे ऊपर उतना ही आशीर्वाद है। तो और उतना ही मैं ईश्वरवादी भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये लड़ाई जीतूंगा अपनी जनता के और अपने साथियों के, अपने घर परिवार के, अपने लोगों के आशीर्वाद से। मिश्रा जी, आप ब्राह्मण हैं और सावर्ण समाज में आते हैं। आपके नेता राहुल गांधी दलितों के हित की बात करते हैं, ओबीसी के हित की बात करते हैं, लेकिन कहीं सवर्णों के हित की बात नहीं करते वो, तो आपको बुरा नहीं लगता? ये जो आपका प्रश्न है ये पूरी तरीके से गोदी मीडिया का प्रश्न है। पहले मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी एक जननायक है जो देश में हर वर्ग की बात करते हैं। वह जातिगत जनगणना की बात करते हैं। उन्हीं के इस विचार जो उनके मन में आया, जो मुद्दा उन्होंने उठाया सड़क से लेकर सदन तक जातिगत जनगणना का, जिसके कारण आज सरकार झुकी और उसको जनगणना करानी पड़ रही है। देश के सामने मॉडल प्रस्तुत किया तेलंगाना सरकार ने कांग्रेस की, तब जाकर नरेंद्र मोदी सरकार जागी और जातिगत जनगणना को लेकर हरी झंडी दी। राहुल गांधी जी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी इस देश की भविष्य हैं, आने वाले समय का कल राहुल गांधी जी हैं, दूरदर्शी नेता हैं। और किसने कहा कि मैं आंधी के साथ हूँ? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। अरे सर, वो सवर्णों के हित की बात नहीं करते, ओनली ओबीसी, मतलब ये आप मोनोपोली नहीं कहेंगे इसको कि आप हर जगह दलित 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 करें आप? माननीय राहुल गांधी जी सबके हितों की बात करते हैं। उन्होंने सवर्णों का विरोध कब किया? वो तो खुद कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाने की बात कर रहे हैं वो, तो उस पर बुराई क्या है? इसमें समस्या क्या है? किसको क्या समस्या हो सकती? राहुल गांधी जी आरक्षण देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी निचले वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं ना? तो और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? केवल उनसे वोट लेते हैं, उनका भला तो कुछ करते नहीं हैं। तो राहुल गांधी जी दूरदर्शी नेता हैं और हम सबके नेता हैं और आने वाले समय के देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत का भविष्य है। 80 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री आवास कौन दे रहा है? अब मैं आपसे पूछूंगा कि इतने लोग भारत में गरीब हैं आज भी, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात, देश में मनरेगा योजना किसने लाई? फूड बिल किसने लाया? काम का अधिकार किसने दिया? भोजन का अधिकार किसने दिया? तो आप बताइए किसने दिया? सुई से लेके एरोप्लेन तक किस पार्टी ने बनाया? तब किसकी सत्ता थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने चीज़ों को केवल और केवल नाम चेंज करके कांग्रेस पार्टी की जो योजना है, जो माननीय इंदिरा गांधी जी के समय से चली आ रही है कांग्रेस पार्टी की योजना, उन योजनाओं पे एक कवर चढ़ा के अच्छा और उस किताब को जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। आप देखिए चिनाब रेलवे का ब्रिज नरेंद्र मोदी जी हाथ हिला हिलाकर
उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप बताइए किसकी सरकार में बनना चालू हुआ और ये किसकी सोच थी? तो जैसे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में मेट्रो आई इंदौर में, मेट्रो का उद्घाटन किसने किया है, किसकी सोच थी? माननीय कमलनाथ जी, परम श्रद्धेय कमलनाथ जी की सोच थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो करती ही यही है, कांग्रेस की योजनाओं को अपना बता के माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा करी कि हम लाडली बहनों को 1500 रुपये हर महीने देंगे। शिवराज जी ने उसको कॉपी किया और देना चालू कर दिया, उसके माध्यम से जनता से वोट ली। उसके बाद पब्लिक से झूठ बोला, हमारी माताओं बहनों से झूठ बोला कि हम 3000 रुपये देंगे। हम आज विपक्ष में होने के नाते हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पूरी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि कहाँ है लाडली बहनों को 3000 रुपये, हम 3000 देने को लेकर लड़ाई लड़ेंगे सड़क पे। राहुल गांधी जी इस देश के कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, मैंने आपको बताया राहुल गांधी जी निश्चित ही इस देश का भविष्य और आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको नहीं लगता कि पूरा विपक्ष निष्क्रिय हो गया है? आज हर दिन 20 महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है, 28 महिला और 3 लड़कियां लापता हो जाती हैं। विपक्ष का कहीं रोल दिखाई नहीं देता, विरोध के सुर दिखाई नहीं देते। अब मैंने आपको बताया ना कि जब इस दौर में गोदी मीडिया को भारतीय जनता पार्टी ने इतना अपने चंगुल में लेके रखा है, तो आपको दिखाई कैसे देगा? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कटनी में क्या आंदोलन होगा जब आपको गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? सोशल मीडिया से हम जितना डाल सकेंगे दिखा सकेंगे, पूरा विपक्ष सड़कों में है। एक छोटी सी घटना होती है, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कटनी चले आते हैं, पूरे प्रदेश में गाड़ी लेके दौड़ने का काम जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, जनता के हित की लड़ाई लड़ने का काम जीतू पटवारी जी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता। अभी आप देखिए संगठन सृजन का काम चल रहा है हमारी पार्टी में बहुत तेजी से। विपक्ष पूरी तरीके से सड़क पर है, भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है हम सब। पूरा विपक्ष मात्र जीतू पटवारी को कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार क्या कर रहे हैं? कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे हैं? कहाँ भूमिका दिखाई देती है आपको उनकी? जीतू पटवारी जी को माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। हम सब जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपने बात करी माननीय विवेक तनखा जी की, माननीय कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं हर नेता अपने अपने क्षेत्र में जनहित में काम कर रहा है। चाहे माननीय तनखा साहब हो, माननीय तनखा साहब के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात मैंने कटनी में उनकी राज्यसभा मत से दिलाई। उसी और दूसरी तरफ वीडी शर्मा जी जो मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप देखिए समाचार पत्रों में छपता है कि माननीय तनखा जी ने प्लाज्मा एफरेसिस मशीन दी, एम्बुलेंस दी, कई सारे हैंडपंप दिए, कॉलेजों में खेल सामग्री दी। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने कुछ भी नहीं दिया। तो कांग्रेस की सोच तो विकास की सोच है। माननीय दिग्विजय सिंह जी आदिवासियों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप उमंग सिंगार जी की बात करते हैं, उमंग सिंगार जी भी अपने स्थान पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर मध्य प्रदेश में है। आपने एक बेरोजगारी को लेकर आंदोलन किया था, नौकरी दो या डिग्री लो जी, कहाँ पे किया था और क्या उद्देश्य था इस आंदोलन का? ये आंदोलन NSUI के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारे नीरज कुंदन जी थे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी थे, उनके नेतृत्व मैंने कटनी में किया था। नौकरी दो या डिग्री वापस लो, यह राष्ट्रीय मुहिम थी और राष्ट्रीय मुहिम के अंतर्गत पूरे देश में, भारत देश में पहला आंदोलन मध्य प्रदेश के कटनी में हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र आए थे और अपनी डिग्री लेकर आए थे। और हम लोगों ने दफ्तर का घेराव कर कर सरकार से मांग करी थी कि भाई हमें नौकरी दीजिए या हमारी डिग्री वापस ले लीजिए। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था, बड़ा विरोध प्रदर्शन था, सरकार को जगाने के लिए और सरकार को बताने के लिए कि आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमला किया था युवाओं के साथ, देश की जनता के साथ, उसको जगाने के लिए हम समय समय पर ऐसी मुहिम लेकर आते हैं। अभी हमारी जो सबसे लेटेस्ट मुहिम है वो है नशे के खिलाफ। हम नशे के खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे हैं, नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं। गली गली हमारे कटनी में स्मैक बिक रही है। देश में आप देखिए, आप पान ठेलों में जाइए तो आपको पान ठेलों में नशीले पदार्थ मिल जाएंगे, महंगे से लेकर सस्ते सस्ते तक नशीले पदार्थ आज हमारे युवा उसकी चपेट में हैं। हम उसकी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भी युवा बेरोजगार नहीं है, आकांक्षी है, मोहन यादव जी कहते हैं। ठीक है, अब नाम बदल देने से अगर बेरोजगारी दूर हो जा रही है तो फिर मोहन यादव जी को फिर मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। ऐसी सोच पर मतलब उनको शर्म आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का नाम बदल के आकांक्षी युवा कर रहे हैं। इधर उनको दूसरी तरफ इसमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश आए, कैसे हमारे जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं वो नौकरी से लगे, तो इसको छोड़कर वो नाम बदलने का काम कर रहे हैं। शर्मनाक है ये अपने आप में। नशा मुक्ति को लेकर आपकी राय क्या है?
आपने नशा मुक्ति अभियान चलाया था और इसके लिए आंदोलन भी किया। मैंने पूर्णतः शराबबंदी को लेकर भी आंदोलन किया था। नशे के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को सुधारने निकलते हैं तो सबसे पहले हम खुद में उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं नशे से कोसों दूर हूँ। तो मैं नशा मुक्ति के बिल्कुल पक्ष में हूँ, शराबबंदी के बिल्कुल पक्ष में हूँ। और ये जो नशीले पदार्थ का सेवन करके आज का युवा भटक रहा है, उस युवाओं को सही राह पे लाने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। नशा हमारे समाज के लिए नासूर बन चुका है, दीमक बन चुका है। हमें सब मिल के इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सबको मिल के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और लड़ाई लड़नी है। भैया मैं आपको बता दूं कि लिकर शराब से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मध्य प्रदेश सरकार को मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही कर्ज में है, यदि वो शराबबंदी कर देगी तो स्थिति क्या होगी मध्य प्रदेश सरकार की? अब जब आपने सवाल में ही जवाब दे दिया, मध्य प्रदेश सरकार का प्रत्येक व्यक्ति 50,000 52,000 कितने रुपए कर्ज में है आंकड़ों के अनुसार। तो अब मेरा ये कहना है कि शराब जैसी गंदी वस्तु, नशीली वस्तु, जिससे केवल और केवल लोगों को हानि होनी है, अब पूरा रेवेन्यू उससे ही वसूलना है क्या सरकार को? शराबबंदी पूरी तरीके से होनी चाहिए और नशे के खिलाफ हम लामबंद हैं और लगातार लामबंद रहेंगे। आपको क्यों लगता है जबलपुर, सतना, रीवा कटनी से ज़्यादा विकसित हैं? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कटनी में है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। इसके लिए आपको कटनी एक बार आके घूमना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की मांग कटनी में लगातार उठती आ रही है, जनता उठा रही है। हमारे यहाँ माननीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी जैसे ही चुनाव आता है तो मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करते हैं। हमारे आदरणीय विधायक जी माननीय संदीप जायसवाल जी आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले एक पत्र जारी करते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं, सोशल मीडिया में जारी करवाते हैं पत्र कि मेडिकल कॉलेज की राह प्रशस्त हुई। माननीय संदीप जायसवाल जी को, वी डी शर्मा जी को, मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई। पर बाद में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति होती है, जो कि एक झुंझुना है। जनता को स्वीकार नहीं है, हमको स्वीकार नहीं है। हमने मेडिकल कॉलेज को लेकर लगातार अनवरत आंदोलन किए, सड़क पर बड़े बड़े प्रदर्शन किए, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, जनता के साथ मिलके कटनी बंद कराने जैसे वृहद आंदोलन हुए मेडिकल कॉलेज को लेके। कटनी की जनता की मांग है मेडिकल कॉलेज, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नुमाइंदे हैं वो कटनी की जनभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनसे वोट ले लेते हैं। और अब पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात चल रही है। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर विधायक संदीप जायसवाल जी ने सदन में भी आवाज उठाई, पर आपने जनता से झूठ बोला, जनता से वोट ली और जनता के साथ छल किया। पीपीपी मोड का जो मेडिकल कॉलेज मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसका टेंडर लेने को कोई तैयार नहीं है। भाई बेड शेयरिंग कैसे होगी, जो बेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा? कई ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स है पीपीपी को लेकर के। पीपीपी जो मेडिकल कॉलेज खुलेगा उसको आप किससे कोलैबोरेट करोगे? किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करोगे? कोई इसका तौर ठिकाना नहीं है, पता नहीं है। तो ये सब पूरा हवा में है आज भी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कटनी में हवाई पट्टी सैंक्शन हुई। माननीय संजय पाठक जी का ऑन कैमरे रिकॉर्ड, उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि कटनी में हवाई पट्टी और एयर स्ट्रिप की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि 1 घंटे के रन में हमारे पास जबलपुर है। तो जिस नेता की सोच ऐसी हो, नेता को लालची होना चाहिए। पर किस चीज के लिए लालची होना चाहिए? जनता को सुविधाओं देने के लिए, कि अगर कहीं 1 हैंडपंप है तो 2 हो जाएं, अगर मान लीजिए कहीं छोटा सा कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज बन जाए हमारे यहाँ, अगर मान लीजिए एयर स्ट्रिप नहीं है तो एयर स्ट्रिप बन जाए। तो जनता को सुविधाओं देने को लेकर जो नेता लालची होता है उसको मैं अच्छा नेता मानता हूं। जो ऑन कैमरा बोल रहा है कि कटनी में आवश्यकता ही नहीं है, यानी उनकी सोच ही नहीं है डेवलपमेंट की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हमारे सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी हों, चाहे संजय पाठक जी हों, चाहे संदीप जायसवाल जी हों, इन लोगों ने कटनी को पीछे ले जाने का काम किया है। सर, पीपीपी मोड में कॉलेज जो खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार खोल रही है, वो कटनी बस में नहीं 30 जिलों में खोलने के लिए तैयार है। आपकी असंतुष्टि व्यक्तिगत है? क्यों नहीं होगी असंतुष्टि? हम जनता के, जो जनता बात करेगी, जिसमें जनता का हित होगा, हम तो वो बात करेंगे ना। हमारी मांग है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटनी में होना चाहिए, जैसा सतना में है, जैसा जबलपुर में है। हमारा कटनी टैक्स देने में नंबर 1 है। हमारा कटनी इतना बड़ा जंक्शन प्लेस है। आपने बोला कटनी जंक्शन है इतना बड़ा, वॉशिंग पिट नहीं है हमारे जंक्शन में। आप कटनी रेलवे स्टेशन की आकर स्थिति देखिए।
अभी कटनी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया मुड़वारा रेलवे स्टेशन में, एक बारिश हुई और जाके आप हालत देखिए कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन की, आपको ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा खुद लग जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ अगर कुछ है तो ट्रैफिक का मुद्दा है। शहर की सड़कें आप जाकर देखिए, गड्ढों में सड़कें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता दंभ भरते हैं कि हमने कटनी को विकसित किया। उसकी मूल सच्चाई कटनी की जनता आपको बताएगी और आप कटनी में आकर देख सकते हैं। देश की सबसे बड़ी टनल का मुद्दा आपने जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट तक पहुंचाया, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ नर्मदा जी का जल कटनी, मैहर, सतना से रीवा जाना था, जिसके लिए सिंचाई के लिए और कटनी में पेयजल संकट के लिए वर्गी की योजना है क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल। बरगी दाई तट नहर सिलिमनाबाद से आनी थी हमारे कटनी की तरफ और आकर हमारे कटनी नदी में मिल जानी थी, जिससे माँ नर्मदा जी का निर्मल जल हम सबको मिल सकेगा। 2008 में यह योजना सैंक्शन हुई थी। लगभग 800 करोड़ 799 करोड़ रुपए की लागत से योजना पूरी होनी थी 2012 में। दुर्भाग्य देखिए आज अपन 2025 में चल रहे हैं और बजट डबल हो चुका है, 1500 करोड़ के ऊपर खर्च हो चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मोहन यादव जी ने विधानसभा में जवाब दिया है कि 1500 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी भी नहर का कुछ काम बाकी है। मैंने इसके लिए माननीय वरुण विवेक तनखा जी के माध्यम से जबलपुर हाई कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका लगाई है कि इसकी जांच करी जाए। इसमें बहुत मतलब बंदर बांट हुआ है पैसे का, उसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द हमारी कटनी की जनता को जल मिले। बाकी के 3 जिलों में जो मां नर्मदा जी का जल मिलना है वो जल लोगों को मिल सके। पहली पेशी में माननीय हाई कोर्ट ने स्टेटस कॉल किया है। अब वैकेशन चालू हो गए थे। अब जब भी ये मामला लिस्ट होगा कोर्ट के सामने, मेरा ऐसा न्यायपालिका पर विश्वास है कि बहुत अच्छा निर्णय आएगा इस मामले को लेकर न्यायपालिका। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी कभी? बिल्कुल 100% हम सब दृढ़ संकल्पित हैं और एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास के साथ संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में हम निश्चित ही कांग्रेस की वापसी करेंगे। राहुल गांधी जी से आपकी बहुत लंबी बात हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, क्या बोला उन्होंने आपको, क्या मैसेज दिया? मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम पल कह लीजिए या अविस्मरणीय पल कह लीजिए, वो ये था कि राहुल गांधी जी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मेरी कई बार मुलाकात हुई, एक बार नहीं। मेरी हैदराबाद में उनसे मुलाकात हुई, मेरी मध्य प्रदेश में उनसे मुलाकात हुई और जब यात्रा का समाप्ति होनी थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, वहीं पे आपकी बात हुई लंबी। बहुत अच्छी मेरी राहुल गांधी जी से बात हुई और राहुल गांधी जी का एक ही संदेश था हम जैसे युवाओं के लिए और इस देश भर का जो युवा जो भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी चक्र से लड़ रहा है, उसको राहुल गांधी जी का स्पष्ट संदेश था, डरो मत, डरो मत, डरो मत और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से दिलेरी से लड़ाई लड़ो। और हम राहुल गांधी जी के सब सिपाही हैं और दिलेरी से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बब्बर शेर कहा है और ये जो कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ा देंगे और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में नहीं पूरे देश में वापसी करके दिखाएंगे। आपका वैसे व्यक्तित्व निडरता वाला है, ये राहुल गांधी से मिलने के बाद आया कि पहले से ही ऐसे थे आप? नहीं, देखिए कांग्रेस से मेरा आत्मीय लगाव है। मैं छात्र राजनीति से कांग्रेस में आया, पहले जिला महासचिव बना, फिर एनएसयूआई का निर्वाचित जिला अध्यक्ष बना, 2 बार एनएसयूआई का निर्वाचित जिला अध्यक्ष रहा। फिर माननीय कमलनाथ जी और माननीय विक्रांत भूरिया जी ने मुझे युवक कांग्रेस की कमान दी, तो युवक कांग्रेस का मैंने काम किया। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई का मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा। युवक कांग्रेस में भी समय समय पे प्रदर्शन करके, आंदोलन करके और जनहित के मामले उठा के, समाज सेवी मामले उठाकर मैंने जनता में एक अपनी पहचान स्थापित करी है। पर ये पहचान मैं स्थापित इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का सिंबल था, कांग्रेस पार्टी की सोच थी, वह सोच जो जिस सोच ने इस देश को आज़ाद कराया, हम उस सोच के सिपाही हैं। आपको नहीं लगता कि जैसे कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए तो आपको भी बढ़िया चला जाना चाहिए था, बढ़िया सरकार है उनकी? देखिए, मैंने तो जिनको देखा जाते वो या तो अपना व्यापार धंधा बचाने गए या कुछ डर के चले गए। पर अब न मेरा कोई ऐसा व्यापार 2 नंबर का धंधा है कि जिसे मुझे बचाना हो तो मैं बीजेपी का दामन थामूं। मैं जहां हूं, जिस तरीके से हूं, बहुत संतुष्ट हूं, बहुत खुश हूं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुझे बहुत आशीर्वाद प्राप्त है, जनता का मुझे बहुत प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त है। मैं अपनी कांग्रेस में बहुत खुश हूँ और इसी कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा करता रहूँगा, मानव सेवा करता रहूँगा, जनहितैषी काम करता रहूँगा और आने वाले समय में अगर ईश्वर चाहेगा तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में वापसी करने में एक
अच्छी भूमिका निर्वाहित करूँगा। राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा लगा आपको? राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। जो राहुल गांधी जी से मिल लिया, उनसे बात कर लिया, उनकी सोच को समझ गया, वह कभी राहुल गांधी जी की बुराई नहीं कर सकता। आप देखिए, देश के तमाम इंटेलेक्चुअल्स, समझदार पढ़े लिखे लोग राहुल गांधी जी से संवाद करना चाहते हैं, मिलते हैं। वह आम जनता के बीच में जाते हैं, कभी आप देखिए वो हमालों के बीच में जाते हैं, कभी वो मशीन चलाने वालों के बीच में जाते हैं, कभी वो ऑटो वालों के बीच में जाते हैं। तो राहुल गांधी जी, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि जन नायक हैं, जन नेता हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। राहुल गांधी जी से मैं मिला तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात उनके अंदर अगर कुछ लगी तो वो राहुल गांधी जी दिल के बहुत साफ हैं। अच्छा जो मन में है वो मुंह पे है। भैया, आप जनहित का काम तो करते हैं, ये तो हमने देख लिया आपके सोशल मीडिया में भी और लोगों से भी पता किया, लेकिन आप कोरोना काल में अच्छा काम कर रहे थे, नो डाउट, लेकिन एक सिटी स्कैन के लिए आप कोर्ट तक चले गए, क्या मामला था ये? कोरोना संकट काल जब भारत में आया तो कटनी में भी केसेस निकल के आने लगे। तो हमारा जो पूरा समूह है वह जनता की मदद में जुट गया। कहीं हमने खाद्यान्न पहुंचाया, कहीं हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाने का काम कर रहे थे, कहीं बेड लोगों को दिलवाने का काम कर रहे थे, इंजेक्शन दिलवाने का काम कर रहे थे। इसके बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को समझ में आई। मुझे खुद कोविड हुआ, मैं चिरायू हॉस्पिटल भोपाल में एडमिट हुआ। तब जब मैं कटनी में सीटी स्कैन कराने गया तो प्राइवेट संचालक जो सीटी स्कैन के थे वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी थी और 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में सीटी स्कैन हो रही थी। मैंने देखा गरीब लोग भी हैं, वो लोग भी लाइन में लग के और पैसे जहाँ तहाँ से बेचारे जुगाड़ करके सीटी स्कैन कराने पहुँचे थे। तो मुझे पता चला कि ये ऐसी मशीन है कि इसके माध्यम से ये पता चलता है कि आपके शरीर में कोरोना कितने प्रतिशत है। तो मैंने सबसे पहले पता किया कोविड से जब मैं ठीक होकर लौटा कि कटनी अस्पताल में ये है कि नहीं। तो मुझे एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। वो ये आया कि 9 जिला अस्पतालों में मध्य प्रदेश में सीटी स्कैन की मशीन सैंक्शन हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, पर जिसने टेंडर लिया था वो पैसा लेने के बाद भी लगा नहीं रहा था। मैंने उसके विधिवत कागज निकाले और कोरोना संकट काल में ही जनहित याचिका कोर्ट में लगाई। माननीय हाई कोर्ट ने डंडा चलाया और कटनी समेत 9 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगवाई। साथ ही दीनदयाल योजना और गरीबी योजना के जो हितग्राही थे उनके लिए उसको निःशुल्क किया। साथ ही मेरी एक और मांग थी कोर्ट से कि प्राइवेट संचालकों पर भी आप डंडा चलाइए, तो प्राइवेट संचालकों का भी चार्ज तय किया 2,500 रुपये और सरकारी अस्पताल में 900 रुपये चार्ज तय किया। तो वो एक निर्णायक लड़ाई थी, वह जनहित लड़ाई थी, ऐसी जनहित की लड़ाई थी जिसको लड़ने में मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। पब्लिक का एप्रिसिएशन मिला, सबका एप्रिसिएशन मुझे मिला और मैं उस लड़ाई को जीता। बिल्कुल। तो अच्छा लगा मुझे ये करने में। विवेक तनखा जी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके कहने पे उन्होंने अपनी सांसद निधि कटनी जिले पे खर्च की। विवेक तनखा जी परम श्रद्धेय हैं मेरे लिए और मैं उनको पिता तुल्य भी मानता हूँ। और उनको मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए पसंद करता हूँ तो वह उनके समाजसेवी कार्यों के लिए। माननीय विवेक तनखा जी ने कटनी के लिए अपनी सांसद निधि से बहुत कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम गांव गोद लेंगे, कहती थी ना कि सांसदों ने गांव गोद लिए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं वो गांव गोद में हैं या चल पड़े, बड़े हो गए? पर चलिए छोड़िए इसको। माननीय विवेक तनखा जी ने अपनी सांसद निधि के माध्यम से 27.5 लाख रुपए की प्लाज्मा मशीन दी, थोक के भाव हैंडपम्प्स दिए, उसके बाद एक एम्बुलेंस स्वीकृत करी, ऑक्सीजन बैंक हमने उनके साथ मिलकर कोरोना में इस्टेब्लिश किया, उससे अनेकों लोगों को फ़ायदा हुआ। तो माननीय विवेक तनखा जी की मुहिम के माध्यम से, माननीय विवेक तनखा जी की लाभकारी योजनाओं के माध्यम से मैं कटनी की जनता की मदद कर पाया। मैं उनका तो धन्यवाद देता हूं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ने का मौका मिला। माननीय विवेक तनखा जी ने एक मुहिम चालू करी हृदय रोगी बच्चों का इलाज की। उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा मैंने कटनी के बच्चों का, जो हृदय रोगी बच्चे हैं उनका इलाज इंदौर शहर में जो अस्पताल है हृदय रोगियों बच्चों का, बहुत अच्छा अस्पताल है, वहाँ भेजकर निःशुल्क जाना आना रहना खाना पीना सब संस्था की तरफ से, उनके तरफ से रहता है, तनखा साहब की तरफ से, और इलाज होकर बच्चों का वह हंसी खुशी घर लौटते हैं, उनके माँ बाप के चेहरों में एक खुशी आती है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उस योजना के तहत मैंने अनेकों बच्चों का इलाज कराया, सबसे ज़्यादा इलाज बच्चों का मैंने करवाया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नज़र आती है? मध्य प्रदेश के साथ साथ मुझे पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नज़र आती है। कोई विजन नहीं है हमारे शिक्षित युवाओं को
रोजगार देने का। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं। हर साल 2 लाख नौकरी देने का वादा तो किया था मोदी जी ने। 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, और वो वादे का क्या हुआ ये आप आंकड़े मंगा के देख लीजिए। नहीं, मुझे मध्य प्रदेश का आंकड़ा तो पता है, 2024 का आंकड़ा पता है, 29,36,000 के करीब बेरोजगार हैं युवा मध्य प्रदेश के। तो ये आंकड़ा आपने बता दिया, तो अब इसके बाद में क्या बोल दूं आपको। बेरोजगारी के ये अलावा शर्मनाक आंकड़ा नहीं है। और इसके अलावा कौन सी समस्याएं आपको नजर आती हैं? मध्य प्रदेश में निवेश नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है। अभी इन्वेस्टर मीट हुई थी, अब बताइए क्या परिणाम निकला उसका। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो है करप्शन का। आज आप किसी पटवारी, किसी तहसीलदार, किसी थाने, किसी आरआई, कहीं भी चले जाइए, क्या बताइए बिना पैसे में काम हो रहे हैं? नहीं, मैं इस चीज़ के लिए तो एकदम आपके साथ हूँ कि यदि आपकी पहचान यदि विधायक से नहीं है तो आप कितने भी निर्दोष हों, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी थाने में। विधायक से पहचान, जनता विधायक से पहचान बनाने के लिए विधायक चुनती है कि जनता उस विधायक के माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म हो, जनता को उनकी मूल सुविधाएं मिलें, इसके लिए विधायक चुनती है। तो मध्य प्रदेश पूरी तरीके से करप्शन का एक डिजाइन बन चुकी है। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप युवा हैं, जिस प्रकार देश में जातिवाद बढ़ रहा है, तो क्या आने वाले समय में जातिगत चुनाव होंगे? देखिए, मैं इस बारे में इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे निजी विचार आप देखे जाएं तो चुनाव होने चाहिए काम के आधार पे। काम के आधार पे जो भी नेता काम करे अच्छा, जनता को उसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। तो जाति और इसको लेकर तो मेरे विचार यही है कि कर्म प्रधान होना चाहिए, बस। मेरे को प्रशांत किशोर जी की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था कि जनता जिस मुद्दे को लेकर वोट देगी वो मुद्दे उस प्रदेश में क्लियर होंगे। ये लाइन मेरे को उनकी, प्रशांत किशोर जी की, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अच्छी लाइन है। आपको इमरान प्रतापगढ़ी के बहुत अच्छे फ़ैन हैं, एक आध दो शायरी हो जाए आपकी तरफ से तो। इमरान भाई का तो मैं सच में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपके इंदौर से माननीय राहत इंदौरी साहब थे, उनको भी मैं बहुत पसंद करता था। इमरान भाई की शायरियों का अक्सर मैं अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में और सामाजिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल करता हूँ। आपको एक बताना चाहूँगा कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज़ चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। वाह, क्या बात है। आप हर मुद्दे को लेकर ज़मीन पर पैनी नज़र रखते हैं। क्या लगता है सरकार की योजनाएं ज़मीन में कितनी प्रभावी हैं, कि अभी भ्रष्टाचार नज़र आता है आपको? बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर पूरे आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, सबसे ज़्यादा रेप बलात्कार कहाँ होते हैं। भ्रष्टाचार में आप अभी डालिए, गूगल में डालिए, आपको सामने आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होते हैं, तो मध्य प्रदेश बताएगा गूगल। तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का, जैसा मैंने पहले बताया, एक डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के चंगुल से ही छुड़ाने की लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है। मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन बलात्कार के मामले में सबसे नंबर पर है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। बिल्कुल, मैंने तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार आपको बताया, पर आपने खुद ही बता दिया कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन अमानवीय घटनाओं को रोकने में असफल है। बिल्कुल असफल है। बिल्कुल। कटनी जिले की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? कटनी जिले की प्रमुख समस्याएं मैंने आपको बता दी। सबसे प्रमुख समस्या ट्रैफिक, उसके बाद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्या है करप्शन, फिर हमारे यहाँ सड़कें, और मैंने आपको बताया कि नर्मदा जी का जल आना है। गर्मी में बिजली को त्राहिमाम करती जनता, 4-4, 5-5 घंटे की अघोषित बिजली कटौती होती है। और मैं बताना चाहूँगा, कटनी को गांव और कस्बा बना के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और हमें उसकी लड़ाई लड़के कटनी को एक विकसित, सुंदर और अच्छा शहर बनाना। हमारा ये शहर महाजनों का शहर है, व्यापारियों का शहर है, हाईएस्ट टैक्स पेई शहर है, सबसे बड़ा जंक्शन है और माँ जालपा की नगरी है। तो हमारी ये नैतिक जवाबदारी है, हमको कटनी के लिए कुछ करना है। मेरा आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं कि हम सब मिलकर एक समृद्ध कटनी और एक सुखद कटनी की परिकल्पना करेंगे। कटनी जिले की 4 विधानसभा सीटों में चारों में बीजेपी है, तो भी विकास नहीं हो पा रहा। सबसे यही तो दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर
विधायक चारों भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद भी हमारे कटनी जिले में विकास का टोटा लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको अपने आप में शर्म आनी चाहिए। आप, अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कोई मैसेज देना हो इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश के युवाओं को, तो आप दे सकते हैं। प्रदेश की जनता को और खासकर मेरे युवा साथियों को मेरा यही संदेश है कि आप अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ें। नए युवाओं को मेरा ये संदेश है कि आप राजनीति में आएँ। माननीय राहुल गांधी जी ने युवा कांग्रेस और NSUI के दरवाजे खोले हैं नए युवाओं के लिए, और राहुल गांधी जी की सोच है कि एक आम युवा, एक आम परिवार से आने वाला युवा भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और युवा कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों में जा सकता है। तो आप आएँ और देश में इस भ्रष्ट और निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मुखर होकर कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, NSUI के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके और देश का भविष्य बने। अच्छा, एक सवाल, प्रमुख सवाल मेरा छूट गया युवाओं से लेकर। युवा चाहते हैं कि छात्र चुनाव बहाल होने चाहिए, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, जैसे ही छात्र राजनीति में छात्र संगठन के चुनाव होते हैं तो एक नया नेतृत्व निकल कर आता है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, हर साल छात्र संघ चुनाव होते हैं तो नए लीडर्स निकल कर आते हैं जो अपने कैंपस से छोटी छोटी समस्याएं कैंपस की उठाते हैं, लड़ते हैं, वही जाकर आगे सांसद, मंत्री, विधायक ऐसे ओहदों में जाते हैं। NSUI एक लीडर्स की फैक्ट्री है। अगर आप ABVP की बात करें तो कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ABVP से भी निकल कर आए हैं, बड़े लीडर्स हैं। NSUI ने भी देश को एक से एक महान नेता दिए हैं। तो छात्र राजनीति में होने के साथ साथ मैं तो जब NSUI का अध्यक्ष था तो हमने अनेकों प्रदर्शन किए छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर, और आज भी हम इस पक्ष में हैं कि निश्चित ही छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में होने चाहिए। तो नमस्कार साथियों, ये थे हमारे साथ दिव्यांशु मिश्रा जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, और इनको डर भी नहीं है किसी चीज़ का। तो आप इनको सुनिए, देखिए और हमारे चैनल में बने रहिए।